वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों में एक बार फिर एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और निफ्टी इस समय 200 अंकों पर डे हाई पे कामकाज करते हुए एक बार फिर 26,000 का आंकड़ा अभी अभी क्रॉस किया है। हमारे शो ओपनिंग के चलते ही 26,000 के पार इस बार निफ्टी एक बार फिर और सेंसेक्स में 700 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी करीब करीब 475 पॉइंट्स अप, तो एकाएक एक तेज़ी देखने का रुख मिल रहा है और निफ्टी अब 26,000 के पार आज का डे हाई 26,001 का बना है। और अगर मिड कैप निफ्टी में देखें तो 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो है आज एक अच्छा रुझान। आज हमने अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें यूएस मार्केट्स की, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव टेरिटरी में और रिकॉर्ड हाई पे बाजार बंद हुए। आज सुबह एशियाई मार्केट काफ़ी उच्चतम स्तरों पे खुले। निकाय ने एक नया रिकॉर्ड हाई टच किया, 50,000 का आंकड़ा निकाय पे भी क्रॉस हुआ। हैंग सेंग और चीनी बाजार भी आज मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहे थे। और इसकी हाइलाइट्स जो है वो ये है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड को लेके कुछ समझौते हो सकते हैं। इंडिया और यूएस के बीच में भी समझौता हो सकता है। फेड की बैठक है इस हफ्ते, उस पर नज़र रहेगी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। तो ये कुछ ट्रिगर्स है जो मार्केट स्पेस में अपना इम्पैक्ट दिखाते हुए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है अर्निंग्स। और अर्निंग्स में सरप्राइज तो नहीं है, लेकिन हम लो एक्सपेक्टेशन के साथ ही इस अर्निंग सीजन में गए थे और एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। एंड कहीं ना कहीं जो है वो पीएसयू बैंक्स को लेके जहाँ पे थोड़ी कॉशन अप्रोच था वो अब पॉजिटिव में बदलते हुए और अपग्रेड्स आते हुए मेटल में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के बाज़ार में। रिलायंस और भारती एयरटेल आज के टॉप गेनर्स है निफ्टी में। और आप आइडिया के स्टॉक को भी देखिएगा, इस समय डे हाई पे है, 10% का इजाफा वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है एजीआर ड्यूज़ को लेके, तो वहाँ से क्या निकल के आएगा कुछ पता नहीं। लेकिन आप स्टॉक्स को देखिएगा, भारतीय वोडाफोन आइडिया को देखिएगा, 10% ऊपर है, 10 रुपीज़ 55 पैसा, 52 वीक हाई पे है ये स्टॉक इस समय कामकाज करते हुए। भारतीय एयरटेल के स्टॉक को देखिएगा, वो भी 2-2.25% ऊपर कामकाज करते हैं। और रिलायंस के स्टॉक को भी देखिएगा, उसमें ट्विन ट्रिगर है, एक तो जीआरएम्स, सिंगापुर जीआरएम्स, जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से जीआरएम्स का इजाफा देखने को मिला है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और रिलायंस को लेके जो आज एससी की वर्डिक्ट है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो टेलीकॉम स्पेस इज बाजिंग टुडे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर राजा वेंकटरमन, ही इज को फाउंडर एट नियो ट्रेडर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू गौरांग सर। गौरांग सर, छुट्टियों के बाद आपका इस प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही गौरांग सर। हमारी वाणी अब पहुंच रही है आप तक? अब पहुंच रही है, आपकी मधुर वाणी अब हमारे तक पहुंच रही है। और बाजार को देख के आपको क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, बाजार जब मुश्किल समय चल रहा था तब भी हम मुस्कुरा रहे थे, और अभी जब बाजार 26,000 के पार फिर गया है, और हमने पिछले हफ्ते ही 52 हफ्ते का एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया था कि 26,104 मेरे ख्याल से जी पिछले हफ्ते बनाया था। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल के अंत तक एक नया शिखर जो पहले बना था 26,277 के आसपास का, निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पार कर जाएंगे और एक नया शिखर बनेगा। इस हफ्ते गुरुवार को 31 अक्टूबर की तारीख आखिरी गुरुवार, और मेरे ख्याल से एफएनओ महीने की जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होती है उसका आखिर का दिन। तो शायद बुधवार गुरुवार को उठापटक वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से तो हमने पहले भी निवेश की राय दी थी, आज भी दी, और अभी आप बता रहे थे दूसरी तिमाही के नतीजे, वहां पर अंदेशे जो है और आंकड़े जो है वो काफी सकारात्मक आ रहे हैं। गौरांग सर, टेलीकॉम स्पेस पे बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप भारती एयरटेल को देखिएगा, आप रिलायंस को देखिएगा और आप वोडाफोन आइडिया को देखिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट की बैठक है, वर्डिक्ट का इंतजार है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स आर फायरिंग। देखिए, मैं एक स्पष्ट रूप से चीज कहना चाहता हूँ गीतू जी, और हमने वोडाफोन पर पहले भी चर्चा की जी। आप ये तर्क लगा करके निवेश करते हैं कि कोर्ट कचहरी में क्या आदेश आएगा, तो ये मेरे ख्याल से विफलता का परिणाम। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी कंपनी की अगर कोई भी चीज को लेकर के भारतीय न्यायालय में अगर मुद्दा खड़ा है
तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ज्यादातर जो आदेश आना था सर्वोच्च न्यायालय से वो आ गया है, और ये बताया जा रहा है कि अब सरकार के ऊपर इन्होंने निर्णय छोड़ा है कि वो जो एजीआर को लेकर के जो जो पूंजी देनी है वोडाफोन आइडिया को सरकार को, और वो जो उसमें ब्याज लगा था वगैरह वगैरह पेनल्टी लगी थी, अब उसमें क्या किया जाए। तो फिर से घूम फिर कर तो वहीं आ गए ना कि तू कोई निराकरण निर्णायक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि सरकार के ऊपर है रिकंसिडर करने के लिए। तो और दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम क्षेत्र की एक कमजोर कड़ी है। महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या कम हो रही, टेक्नोलॉजी अभी भी पिछड़े हुए, और इसको छोड़ 80,000 की, मेरे ख्याल से 80,000 करोड़, क्षमा चाहता हूं, 80,000 करोड़ की देन है वोडाफोन आइडिया की सरकार को एजीआर को लेकर। इसको अगर हम निकाल भी देते हैं चलिए, तो इसको छोड़ के भी जो डेट है बैलेंस शीट पर वो इतनी बड़ी है कि सर्विस कैसे करे। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें होती रहेगी। अगर आपको बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश करना है टेलीकॉम सर्विस में, तो भारतीय एयरटेल और जियो, जिसका कारोबार रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है, इंडस टावर है, टाटा कम्युनिकेशन है, और एक कंपनी है जिस पर मैं राय नहीं दे रहा निवेश की, लेकिन अच्छी कंपनी है, वो भारतीय एक्साकॉम। हमने पिछली बार भी ये बात करी थी जब बीसी मुद्दा को आपने उठाया था, तब 1400 का भाव था, आज 1800 के पार है भारतीय एक्साकॉम। तो अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए भाई, वोडाफोन आइडिया में निवेश करके क्या मिलेगा। करेक्ट। राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? अब निफ्टी ने एक बार फिर रिक्लेम किया है 26,002 के लेवल पे समय कामकाज कर रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 482 पॉइंट्स अप, 58,187। इन लेवल्स पे अब क्या करना है? राइट, अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, और मुझे शो में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। एंड ये जो जिस मकाम से निफ्टी चल रही है उससे एक बात जाहिर है कि डिप पर बाइंग आ रही है, राइट। और पूरी अक्टूबर हमने देखा कि जब भी एक डिप का मौका मिला वहां पर बाइंग आ रही थी। बट लेकिन एक स्टडी मैंने किया था ऑन द समवट ट्रेंड्स, और मैंने देखा कि ओवर द लास्ट 15 सेशंस जो संवत के हुए हैं, उसमें जो संवत के बाद जो एक ऐसी सिनारियो आता है जहां पर मार्केट गैप अप होता है आफ्टर द संवत, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनारियो उभर रहा है। तो अगर मैं बेस्ड ऑन द टाइम साइकिल्स वगैरह, अगर इफ आई ट्राई टू एक्सट्रापोलेट, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की एक अपेक्षा कर रहा हूँ, और नीचे लेना उचित समझूंगा। और नीचे जो स्तर आ रहे हैं विच इज क्लोजर टू द रीजन ऑफ अराउंड 25,700 to 800, वो एक अच्छा डिप बाय अपॉर्चुनिटी होगा। वेल, यहाँ पर मार्केट को देके हम सब बुलिश हो रहे हैं, बट देन जो सिचुएशंस हमें एक्सपेक्टेशन है, जैसे अभी फेड रेट कट आ गई, या अगर आ गए अबाउट द सिचुएशन ऑफ द ऑटो सेल्स, ये सब के साथ जो हम एनालाइज करेंगे और मार्केट्स को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर जाकर एक क्लैरिटी आएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और मैं समझूंगा कि अगर ये वीक ढल जाए और अगर ये जो संवत की जो हाई है क्रॉस हो जाए, तब तक मैं एक पुल बैक पर ही बाई करना उचित समझूंगा। और बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली परफॉर्मिंग बेटर, और हायर टाइम फ्रेम्स पर दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी मोमेंटम के तौर पे अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप बुलिश है, बट लेकिन डिप पर बाई करना उचित होगा। जैसे लास्ट थर्सडे फ्राइडे डिप आई थी, दैट वाज अ गुड प्लेस टू बाई, क्योंकि एक अच्छी इमीडिएट एक सपोर्ट आई थी। नाउ अगेन देयर कुड बी अनदर पुल बैक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी फेड की न्यूज आएगी, ऑटो सेल्स आएंगे, तो उसके बेसिस पे कल मंथली एक्सपायरी भी है। सो ऑल दैट फैक्टर करते हुए एक पुल बैक जब आएगा, हम उस पर अपॉर्चुनिटी का मौका उठा सकते हैं। सो यू आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट्स, और एक डिप की उम्मीद कर रहे हैं जहां पे आप खरीदारी का अच्छे मौके बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग स्पेस की, क्योंकि बैंक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और निफ्टी के स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, फेडरल बैंक इज अप 3.5%, RBL is up 2.5%, Bandhan Bank is up 2%, IndusInd is up 1%, HDFC Bank is up, फिर छोटे की बात करते हैं हम, फेडरल एंड RBL बैंक। गौरांग सर, अगर हम देखें फॉरेन प्लेयर्स का बहुत उत्साह जो है हमारे बैंक्स में इस समय देखने को मिल रहा है। पहले सम्मान कैपिटल, उसके बाद RBL बैंक, उसके बाद फेडरल बैंक में कैपिटल इन्फ्यूजन, क्या लगता है आपको? तो आपका प्रश्न वित्तीय क्षेत्र से है कि मैं थोड़ा
अच्छा, आप किसी और सोच में पड़ गए थे। जी, मेरा प्रश्न जो है वो फेडरल बैंक, सम्मान कैपिटल, आरबीएल बैंक को देखते हुए है। चलिए बैंकों की पहले बात करते हैं। आरबीएल बैंक और फेडरल बैंक, जहां कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है, प्राइवेट इक्विटी का पार्टिसिपेशन हुआ है, तो कैसा लगता है आपको ये क्षेत्र? आपको लगता है कि जो मिड साइज बैंक, प्राइवेट सेक्टर हो या पीएसयूज हो, दे आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू रियली एंटर एट दीज लेवल्स? देखिए गीतू जी, सबसे पहले तो जब हमने दूसरी तिमाही के नतीजे आए भी नहीं थे, तब हमने टिप्पणी करी थी कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा रुझान लेकर के आएगा जी। हमारी विचारधारा सीमित दूसरी तिमाही तक नहीं, लेकिन तीसरी चौथी तिमाही और आने वाले वित्तीय वर्ष में, और यही विचारधारा सत्य होती हुई नजर आती है जिस प्रकार से जो भी नतीजे अब तक हमने देखे। आपका प्रश्न आरबीएल और फेडरल बैंक के ऊपर, पूंजी इसलिए जुटाती है क्योंकि बैंकों को लगता है कि आने वाले समय में ऋण की मांग बढ़ेगी। ऋण की मांग बढ़ेगी तो उनके पास पैसे होने चाहिए ऋण देने के लिए, लोन को ग्रोथ होने के लिए, और फिर उस पर आपका नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो दोनों ही बैंक के ऊपर आरबीएल और फेडरल बैंक लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। इसके अलावा मजबूत एनबीएफसी जो भी है, वहां पर भी हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही है। जी, चलिए पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं। आज बहुत सारे पीएसयूज बैंक्स भी हैं जिन्होंने अपने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर बनाया है। उनमें से बैंक ऑफ इंडिया एक है, 3% का इजाफा, 137 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक पे क्या करना है? और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 917 इज अप 1.5%। दोनों ही स्टॉक्स पे राजा आपका क्या व्यू है, एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया? यहाँ देखिए, जैसे काफी महीनों तक पीएसयू बैंक्स ने परफॉर्म नहीं किया था, बट लेकिन जब वो परफॉर्म करने लगे, बैंक निफ्टी की ऊपर जाने की एक खास वजह है द अप मूव इन पीएसयू बैंक्स। और जो स्टॉक की आप बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा मोमेंट है इसको खरीदारी करने के लिए लंबी अवधि के लिए। और अगर आप उसे पुल बैक के तौर पर देखना चाहेंगे तो 130 का एक सपोर्ट बन रहा है एट द मोमेंट, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा आपने कहा एसबीआई, राइट? एसबीआई इज ऑल टाइम फेवरेट, सबको एसबीआई में पार्टिसिपेट करना है, बट लेकिन एसबीआई का जो मूवमेंट है वो काफी सुस्त है कंपेयर टू दी अदर पीएसयू बैंक। अभी पीएसयू बैंक्स में भी आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन बैंक्स लाइक इंडियन बैंक जो उतने जाना पहचाना भी नहीं था, बट नाउ इट हैज कम टू द फोर, और उसमें जो रणनीति देखने मिल रही है हमें वो काफी अच्छी है। तो यस, एसबीआई इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, और जो बैंक निफ्टी को जो हौसला देगा वो होगा एसबीआई। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक 1100 का टारगेट बन रहा है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो हर पुल बैक पर इसे बाई करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल जो कंसोलिडेशन फेज है एसबीआई का वो अब हो चुका है। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। आज मेटल स्पेस में भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील करीबन 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए, हिंडाल्को में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखना है, नाल्को, सेल, इनमें भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वेदांता इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। फंडामेंटल साइड पे भी एक अच्छी स्टोरी उभर के आ रही है। गौरांग, मेटल स्पेस में इस समय आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, लंबे समय से खरीदारी की राय रही है और आज मेरे ख्याल से धातु क्षेत्र इसलिए ऊपर की तरफ कामकाज हो रहा है क्योंकि वो जो साझा करार या फिर सहमति अमेरिका और चाइना के बीच में बनने की कुछ खबर आ रही थी, और अमेरिका और चाइना दो बड़े देश हैं, और चाइना से और अमेरिका से जो खबरें आती हैं उसका सीधा सीधा असर सकारात्मक नकारात्मक ये तो खबर के ऊपर निर्भर करता है, वो पड़ता है। लेकिन हमारे देश में खपत बढ़ रही है, सरकार निर्माण कार्य कर रही है, ढांचे खड़ा कर रही है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, निजी कंपनियां केपेक्स करेगी। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। राजा, आज रिलायंस के स्टॉक को देखेंगे। एक तो टेलीकॉम की खबर का ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन जो खबर जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है रिलायंस पे वो है सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, और इनमें करीबन 2000% का इजाफा पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल रहा है। सो इट हैज़ जंप फ्रॉम $0.41 टू $8.6। सो सिंगापुर जीआरएम्स को देखते हुए ये तो फंडामेंटल साइड पर स्टोरी हुई, और रिलायंस के नतीजे भी ठीक ठाक अच्छे रहे थे, और आईपीओ लाने की भी बात हो रही है इन फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2026। सो रिलायंस ऑन चार्ट्स इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए?
रिलायंस जो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक एक अच्छा एक बेस बनाया था अराउंड द लेवल्स ऑफ अराउंड 1350 1380, और वो बेस पर अच्छी एक जो टेक्निकल एनालिसिस पार्लांस में आप कहेंगे कि एक अच्छा एक राउंडिंग पैटर्न बनाया है, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है पिछले दिनों में वो काफी मजबूत है, और जो नए एरियाज पे वो निवेश भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने रिलायंस इंटेलिजेंस का एक नया कंपनी खड़ा किया है। सो ऐसे रिलायंस एक वेरी एग्रेसिव कंपनी है जो अलग अलग दिशा में फोरे कर रहे हैं। तो रिलायंस में हमेशा एक न्यूज बनता रहेगा, और जो पेरेंट कंपनी है इट इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट न्यूज फ्लो, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन होगा, और मुझे लग रहा है कि उसकी जो प्रीवियस हाइज है 1550 का ओके। पहुंचना ज्यादा दूर नहीं है, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि ये 1550 क्रॉस हो जाए और मेक अ न्यू हाई टुवर्ड्स 1800 को। उतनी पॉसिबिलिटी अभी बिल्ड हो रही है। अभी देखना है कि आगे वाले समय में ओवरऑल मोमेंटम क्या आती है मार्केट्स में, बट डेफिनेटली दिस इज गिविंग अ बूस्ट टू द मार्केट। इसके साथ HPCL, BPCL, IOC के स्टॉक्स को भी देखिएगा, आज वहाँ पे भी तेजी है, और BPCL के स्टॉक में करीबन 1.25% का इजाफा है, HPCL करीबन 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए। इन स्टॉक्स पे आपकी रणनीति राजा? या HPCL BPCL हमेशा जो क्रूड ऑयल की मूवमेंट है उसके बेसिस पे काफी उसमें वोलाटिलिटी होती है, जी। बट देन ये मानकर चलूंगा कि कंपेयर टू BPCL HPCL में थोड़ी